ये अनसीन पैसेज का पार्ट 4 है, जिसमें मैं पहले अनसीन पैसेज बताऊंगा कुछ, उसके बाद कुछ नोट मेकिंग भी बताऊंगा। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस साल 2023 के लिए। किसके लिए? 2023 के लिए, ठीक है। चलो तो शुरू करें। शुरू करते हैं भाई, बिल्कुल सही है। अब फेरी टेल का मतलब होता है परियों की कहानियाँ। इस फिक्शनल स्टोरी, यह एक बनावटी कहानी होती। फिक्शनल मतलब काल्पनिक। फेरी टेल मतलब परियों की कहानियाँ या कहानी क्या होती है? काल्पनिक होती है, एक काल्पनिक होती है ये, ठीक है। आगे देखो, दैट यूजुअली फीचर्स कैरेक्टर, जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो काल्पनिक होते हैं, सच एज फेरीज, परियाँ, गॉबलिंग्स, बौने वगैरह, एवल्स, एल्ब्स जिसके कान बड़े होते हैं, ट्रॉल्स, बिचेस, चुड़ैलें, जाइंट्स बड़े बड़े राक्षस, टॉकिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, ऐसी ऐसी बातें आती हैं इसमें। आगे देखो, एंड द एन्चेंटमेंट्स ऑफ ऑफन इन्वॉल्विंग नियरली इम्पॉसिबल इवेंट्स, मतलब ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं, ऐसे इवेंट्स के एन्चेंटमेंट का मतलब होता है जपना, बताना या मंत्र जपना, ऐसे जो पॉसिबल नहीं है वास्तव में। इन मॉडर्न टाइम्स अ फेरी टेल एंडिंग रेफर्स टू अ हैप्पी एंडिंग। और मोर ज़्यादातर क्या होता है मॉडर्न आजकल जो फेरी टेल की हैप्पी एंडिंग ही होती है, अंत में सब अच्छे ही हो जाता है। आगे देखो, दो देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ फेरी टेल्स देट डू नॉट एंड हैप्पली, कई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहाँ फेरी टेल्स हैप्पली एंड नहीं होती हैं, मतलब उसका सुखद अंत नहीं होता। इन इन कल्चर्स वेयर डेमन्स, जहाँ पर राक्षस, डेमन मतलब राक्षस, डेमन्स एंड बिचेस और चुड़ैलें, बिचेस मतलब चुड़ैलें, आर सीन रियल दिखते हैं। फेरी टेल्स आर टोल्ड एज लेजेंड्स हैविंग हिस्टोरिकल एक्चुअली, ठीक है, लेजेंड्स हैं, कहानियाँ हैं, लेजेंड मतलब पुरानी कहानियाँ, हैविंग हिस्टोरिकल एक्चुअलिटी एज इन एपिक लाइक, हाँ, एपिक का मतलब पुरानी कहानियाँ, लाइक एलेद और ओडेसे। हाउएवर दे यूजुअली डू नॉट कंटेन रेफरेंस टू द रिलीजन, भले ये धर्म से रिलेटेड नहीं है। एक्चुअल प्लेसेस, पर्सन्स एंड इवेंट्स दे टेक प्लेस, वो हुए होते हैं वंस अपॉन अ टाइम, कभी ना एक बार कभी भी, रादर देन इन एक्चुअल टाइम्स, मतलब ऐसा होती हैं ये। दिस हिस्ट्री ऑफ फेरी टेल्स इज़ पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। अगर आप सोचो कि आप पता लगा सको सोर्स का कि कहानी कहाँ से आई, सच है झूठ, तो पता मुश्किल है थोड़ा सा। बिकॉज ओनली देयर लिटरेरी फॉर्म्स हैव सर्वाइव स्टिल, अभी भी उनकी बस केवल किताबों में ही हैं, बातों में ही हैं, वास्तविकता कुछ नहीं है। स्टिल द एविडेंसेस ऑफ लिटरेरी वर्क एट लीस्ट shows that fairy tales have existed for thousands of years, लेकिन फेरी टेल्स हज़ारों सालों से चले आ रहे, तो हो सकता कहीं ना कहीं हो। द नेम फेरी टेल वॉज फर्स्ट गिवन टू देम बाय मैडम डी ऑल नॉय, ठीक है, मैडम डी ऑल नॉय ने ये नाम दिया था फेरी टेल। इसके आंसर देख लीजिए पहले, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फेरी टेल इज, क्या है फेरी टेल? एक फिक्शनल स्टोरी, तो ये लिखा हुआ है, इसका आंसर ये भी दिया है, और हम ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, फिक्शनल स्टोरी। द नेम ऑफ द फेरी टेल वॉज गिवन बाय मैडम डी ऑल ने, तो इसका तीसरा वाला हो जाएगा, ये दिया है। फेरी टेल रेफर्स टू लेजेंड्स, ठीक है, पुरानी कहानियाँ। फेरी टेल्स में स्टार्ट विद वर्ड्स लाइक, किस वर्ड से स्टार्ट? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार ऐसा हुआ था, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द फेरी टेल्स इज, क्या है हिस्ट्री, क्या है? डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, बिल्कुल डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, मतलब आप इसको ट्रेस करना मुश्किल है, ट्रेस मतलब खोजना, डिफ़िकल्ट टू ट्रेस, ये वाला थ्री वाला तो हो गया आंसर ये, ठीक है। अगले पैराग्राफ पे आते हैं, देखो, एन अमेरिकन एनलिस्टेड हिमसेल्फ इन स्पेनिश आर्मी, एक अमेरिकन ने खुद को किसकी भर्ती में भर्ती कर लिया? आर्मी, स्पेनिश आर्मी में भर्ती हो गया। एनलिस्टेड से यहाँ मतलब भर्ती होना। ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज, लेकिन उसे स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती थी। द कमांडर इन्फॉर्म दैट द किंग वुड कम ऑन इंस्पेक्शन, कि राजा आ रहा है काय के लिए? जांच पड़ताल करने के लिए। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने हो गए थे उसे आर्मी में। द किंग एक्चुअली आस्क्ड 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सवाल पूछता था राजा, क्या? व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है? सिंस व्हेन यू हैव
इन द आर्मी, आर्मी में कब से हो, और आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लॉजिंग एंड बोर्डिंग, मतलब जैसे तुम्हारे रहने महने की व्यवस्था है वो सही है, उससे खुश हो या नहीं। आगे देखो, लॉजिंग एंड बोर्डिंग। द कमांडर टॉट हिम द आंसर एंड ही क्रेम्ड देम, कमांडर ने उसे रटवा दी कि राजा ऐसे ऐसे पूछेगा, तुम जवाब दे देना। लेकिन राजा ने उस बार सीक्वेंस बदल दिया। एज यूजली द किंग केम ऑन इंस्पेक्शन लुकिंग एट द न्यू सोल्जर ही आस्क्ड सिंस व्हेन यू हैव बीन इन आर्मी, पहला सवाल पूछता था कि तुम कब से हो नाम है सर 25, हाँ तो अब उसने पूछा कि तुम कब से हो 25 ईयर्स, रिप्लाइड द सोल्जर। अब पहले वैसे वो उम्र पूछता था, लेकिन आज उसने ये पूछ लिया कि तुम कब से हो, तो उसने कहा 25 ईयर, जबकि वो अपनी उम्र बता रहा था और वो उससे पूछ रहा था कि तुम आर्मी में कब से हो। द किंग वॉज टेकन अवे, क्योंकि लगा कि यार ये इतने नया है, 25 साल कैसे हो गए ऐसे सेना में। ही आस्क हिम सेकेंड क्वेश्चन वॉट इज योर एज 6 मंथ, सोल्जर ने कहा 6 महीने। अब उल्टे के जवाब दे रहा वो, क्योंकि उसे तो सिक्वेंस रट ली थी। द सोल्जर हम्बली रिप्लाइड आई एम मैड और यूथ, मैं पागल हूँ या तुम, राजा कहता है। द किंग आस्क इरिटेटिंगली सर बोथ वॉज द क्विक आंसर, उसने कहा दोनों ही। ठीक है, तीसरा सवाल क्या था कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो, ये पूछता था, और उसने पूछ लिया कि मैं पागल हूँ कि तुम, तो इन्हें कह रहा हम और तुम दोनों ही पागल है। अब इसके आंसर देखते हैं। सोल्जर, देखो पहला, द सोल्जर डिड नॉट नो लैंग्वेज, कौन सी, स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती थी उसे। ठीक है, सेकंड वाला है। द किंग वुड कम ऑन इंस्पेक्शन, कि कब आता था किंग, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद। हु टॉट द आंसर ऑफ द सोल्जर, कमांडर, द कमांडर ने। हु टॉट द आंसर हो गया। व्हाट इज द एक्चुअल एज ऑफ द सोल्जर, 25 साल, उसने 25 साल। ठीक है, अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स सर्वे, सर्वे का मतलब है इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इसके ये आंसर हो गए। अब अगला देखते हैं। ये रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में है कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है, कब है, ठीक है, किस लेवल पे बनाई जाती है। जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी भी है जो स्कूल लेवल पे बनाई जाती है। ठीक है, तो ये उसके बारे में है, जूनियर की रेड क्रॉस सोसाइटी कब बनी, सर हेनरी डोनेट ने बनाई थी। ठीक है, कि ये सब उसके बाद स्विट्जरलैंड में बनी थी, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार अच्छे से देख लो, मैं आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट। इसके क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। हु फाउंडेड रेड क्रॉस सोसाइटी, सन हेनरी डोनेट ने बनाई थी। ठीक है, अब इसे देखो, इस क्वेश्चन को, व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड, कब बनी थी रेड क्रॉस सोसाइटी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1863 में। व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडिया में कब बनी, 1920 में। ठीक है, द टीचर इंचार्ज ऑफ द JR, जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी, जैसे JRC कहते हैं, वो काउंसलर कहते हैं उसे। ठीक है, इधर देखो इसमें दिया भी होगा JR, जूनियर रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, चलो, तो इसके आंसर पता चल गए, देख लिए। अब अगले पे चलते हैं। तो पहले पैराग्राफ पे आते हैं। क्या पैराग्राफ है देखते हैं। इन द फ्यूचर इफ़ यू वांट टू हैप्पियर ह्यूमैनिटी, अगर तुम मानवता की भलाई चाहते हो। हाँ, इन द इफ़ यू वांट, इन द फ्यूचर इफ़ वी वांट, अगर हम चाहते हैं हैप्पियर ह्यूमैनिटी, की मानवता खुश रहे, मतलब सब लोग खुश रहें, अ हैप्पी वर्ल्ड, एक खुशहाल दुनिया, वी मस्ट टैकल द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, तो हमें समस्या को जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। कौन सी समस्या, ऑफ कोर्स द इकोनॉमी एंड द पॉलिटिकल पावर आर ऑल्सो कॉजेज, पहले तो ये इकोनॉमी की भी बात हो रही है और राजनीति की बात है। इकोनॉमी मतलब आर्थिक व्यवस्था भी सही होनी चाहिए और राजनीति, बट द अल्टीमेट कॉज विद इन द ह्यूमन माइंड, लेकिन असली वजह है इंसान के अंदर। एवरी ह्यूमन एक्शन, वर्बल और फिजिकल, कोई सा भी इंसान का काम हो, चाहे वो मुंह से बोले चाहे हाथ से करे। ठीक है, इवन माइनर एक्शंस हैव सम मोटिवेशन, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे मोटिवेशन होता है, कोई ना कोई राज होता है। प्रॉपर मोटिवेशन और प्रॉपर डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, दस इसीलिए मतलब कोई भी काम के लिए कोई ना कोई चीज़ तो होती, कारण तो होता है। दस इफ इंटेलिजेंस इज अकम्पनीड विथ ह्यूमन अफेक्शन, अगर आपके दिमाग के साथ साथ स्नेह भी हो, कंपैशन, दया भी हो, कंपैशन मतलब दया, वॉट आई कॉल ह्यूमन फीलिंग, देन इट इज़ वेरी यूजफुल, तो बहुत उपयोगी हो जाएगा। इफ़ सोसाइटीज़ मोरल वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर बिकम नेगेटिव, अगर सोसाइटी की में जो मोरल वैल्यूज़ हैं, स्टैंडर्ड बिहेवियर है, वो ना पालन हो जिसका, ईच ऑफ अस विल सफ़र, तो हम सबको सफ़र करना पड़ेगा, मतलब परेशान होंगे। देयरफॉर
इंटेंशंस ऑफ इंडिविजुअल आर वेरी मच रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, मतलब हमारा जो भी इरादा हो काम को करने का, समाज का भला उसमें जरूर होना चाहिए। देयर इज अ डेफिनेट कोरिलेशन, संबंध है इसका एक दूसरे के साथ। क्या संबंध है? हाँ, द एजुकेशन सिस्टम एंड फैमिली लाइफ आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। एक तो हमारा स्कूल मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था, दूसरा पारिवारिक जीवन। इन द एजुकेशनल फील्ड वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ नॉट ओनली द ब्रेन बट ऑल्सो वंस इन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब धार्मिकता भी होनी चाहिए, केवल दिमाग का विकास से भला नहीं होने वाला। I say spiritual development not is religious sense but simply in the sense of having good and compassionate heart, मतलब आपका मन अच्छा होना चाहिए। If one has a compassionate heart, अगर आपका दयालु हृदय है, दयालु compassionate मतलब दयालु, आप हृदय से दयालु हैं, it automatically brings inner strength and allows for less fear and less doubt, तो फिर ना तो आपके अंदर डर होगा और ना ही किसी चीज़ को लेकर दुविधा होगी। आगे देखो, सब्सक्वेंटली इसी के बाद साथ में ही वन बिकम्स हैप्पियर, आप खुश भी हो जाएंगे, मोर ओपन माइंडेड, दस मेकिंग मोर फ्रेंड इन सोसाइटी, और समाज में ज़्यादा दोस्त बनाएंगे। अब जरा इसके आंसर देख लेते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू हिज होलीनेस दलाई लामा व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट हैप्पियर ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, अगर हम हैप्पियर ह्यूमन सोसाइटी चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? नेचर, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दो चीज़ें होनी चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। द अल्टीमेट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम लाइज विद इन ह्यूमन अफेक्शन एंड कंपैशन, ये सही है गलत है? नहीं भैया गलत है, इसमें ये प्रॉब्लम कंपैशन दया से थोड़ी है, अफेक्शन से थोड़ी है। वॉट आई कॉल ह्यूमन फीलिंग्स देन इट इज़ वेरी यूजफुल, इट रेफर टू, इट का क्या मतलब है? इट का मतलब है, हाँ इट का मतलब है, यहाँ पर देख लेते हैं, इंटेलिजेंस अकम्पनीड विथ ह्यूमन अफेक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी, इंटेलिजेंस। व्हाट आई कैन ह्यूमन फीलिंग्स, देखो इसे एक बार और देख ले। हाँ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा इंटेलिजेंस अकम्पनीड, मतलब होशियारी के साथ साथ, दिमाग के साथ साथ मानव दया और प्रेम भी होना चाहिए। दलाई लामा मीन्ड बाय स्पिरिचुअल डेवलपमेंट गुड एंड कंपैशनेट हार्ट, उनका धार्मिकता से मतलब नहीं है। अ कंपैशनेट हार्ट ब्रिंग्स इनर स्ट्रेंथ, लेस फियर, ये सब हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ये दलाई लामा इसके राइटर हैं, वो बता रहे हैं इस बारे में। चलो अब इधर आ जाते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है ये सोलर एनर्जी के बारे में, कि सोलर पैनल से क्या फ़ायदे होते हैं, इसके अलावा सोलर पैनल में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए लंबी दूरी तक, कई लंबा समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके आंसर पर आते हैं। देखो क्या है, कुछ इसके आंसर देखते हैं क्या क्या है। पहला, सोलर पैनल रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, देयर इज़ नो मूविंग पार्ट, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा, मूविंग पार्ट नहीं होता। सोलर पैनल, अब क्या है सोलर पैनल, इसमें क्या करना है, सोलर पैनल डू नॉट एमिट हार्मफुल गैसेस, बिल्कुल सही है, ये वाला हार्मफुल गैस नहीं देते। गिव नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिसाइड, डिसीजन, तो इसका हो जाएगा डिसीजन। ठीक है, ये डिसीजन। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफर टू द पीपल इंस्टॉल सोलर पैनल, सोलर पैनल के लिए टैक्स बेनिफिट्स दे रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल पैराग्राफ में भी है। सोलर पैनल क्या करते हैं, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका बिल कम आएगा, ऑब्वियस है, सोलर चलाओगे तो बिल का आएगा। देखो ये जो अनसीन है ये पोलियो के बारे में है, जो ऑथर कह रहा है कि देखो वो खुद पोलियो का पेशेंट है, वो कहता है कि आज आपको पोलियो कहेंगे तो आपको लगेगा कि वो वैक्सीन है 2 बूंद ज़िंदगी के, लेकिन वास्तव में पहले अगर ये कहते तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ थी, ये बहुत डरावनी चीज़ थी, और इससे कई ये स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करती थी। तो इसके आंसर देख लो, पैराग्राफ तुम बहुत सरल है, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बार पोलियो के बारे में है पूरा, जैसे इसमें बताया है, टुडे द परहैप्स ओनली एसोसिएशन विद बर्ड पोलियो इज़ द 7 ओरल वैक्सीन एंड द प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। ठीक है, तो जरा पहला आंसर देखते हैं। द नरेटर ऑफ द पैसेज इज द पेशेंट ऑफ, पोलियो का पेशेंट है। टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू प्रिडिक्ट होता है, इसका मतलब अनुमान लगाना। द नरेटर वॉज द 7th ऑफ द फैमिली, 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चों में वो 7वां था। पोलियो एंड ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड हार्ट एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वॉट मेड द नरेटर लुक लाइक फॉरनर, क्या होता है, क्या था इसके, इसमें इसका आंसर होगा ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर, ही वॉज फेयर एंड रेड हेयर, ब्राउन हेयर। ठीक है,
ही वॉज डार्क, तो ये वाला पहले ही वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ई हो गया ये। अब अगला देखते हैं, इसके आंसर भी ये लिखे हैं। अब ये है जो डिसिप्लिन के बारे में है कि भाई डिसिप्लिन, हाँ देखो ये डिसिप्लिन के बारे में कि डिसिप्लिन बचपन में ही डिसिप्लिन लागू कर देना चाहिए बच्चों पर, नहीं तो बड़े में होकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है ना। तो अगर जिनके कई बार तो पेरेंट्स ये सोचने लगते हैं कि ये पैदा ही काय को हुआ, जब उन्हें लगता है कि वो उनकी बात नहीं मान रहा है। ठीक है, तो जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर अ चाइल्ड, क्या करता है, फॉर्म कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन, ठीक है। व्हाट इविल्स डज द कैच, ठीक है, कैच कोल्ड, बीमार हो जाएगा अगर वो ओपन पे उसे अलाउ कर दिया जाएगा। चाइल्ड पिकअप वैन ही अलाउड टू डू, अपने मन से करे। व्हाट आर गुड हैबिट, गुड हैबिट क्या है, अवॉइड द थिंग्स दैट आर इंजीरियस, जो खतरनाक चीज़ उन्हें छोड़ो। गिव द सुइटेबल टाइटल, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड मीन क्या है, स्पॉइल्ड मीन, इसमें आंसर गलत लिखा है, स्पॉइल्ड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, मैं यहाँ बता रहा हूँ ध्यान से याद रखना। इसका आंसर तीसरे वाले का इसमें गलत दिया है, ये इंजीरियस नहीं होगा, ये होगा डिस्ट्रॉयड, ठीक है। समझ गया ना, इसमें मिसप्रिंट है तो मिसप्रिंट हो गया, मैं डिस्ट्रॉयड, ये भाई वाला ऑप्शन नहीं होगा, डिस्ट्रॉयड होगा सेकंड वाला। ये गार्बेज वाला है, इसको मैं दे चुका हूँ कि गार्बेज बहुत ज़्यादा हजार्डस होता है, दिक्कत होती है इससे। ये हमने टेस्ट में भी कर लिया था, लेकिन एक बार इसके क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं अब है तो। देखो मेन सोर्स ऑफ गार्बेज क्या है, हाउस होल्ड थिंग्स, बिल्कुल सही। लीव कैन एनरिच फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की, बिल्कुल सही। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकिल, नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, इसके रिसाइकिल्ड की नाउन फॉर्म होगी रिसाइकलिंग। रिसाइकिल जो वर्ड है ना, रिसाइकलिंग होगा, टू रिसाइकल्ड नहीं होगा, रिसाइकिल नहीं होगा, इसमें भी ये गलत दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, रिसाइकलिंग, ये वाला आईएनजी लगा देंगे ना, क्योंकि जिरंड बन जाएगा फिर। कि मैंने अभी जिरंड पढ़ाए थे आपको कि जिरंड जब किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो वो जिरंड कहलाता है। गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, का इसका क्लोजेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सब सही है। और इसका ये क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ गार्बेज, तो इसका लिख देना, गार्बेज के सोर्सेज ये होते हैं यूज़ पेपर, टिफिन, पैकिंग, ठीक है, एक बार देख लो ज़रा इसे, यूज़ पेपर वगैरह, टिफिन, पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें। अब ये एक कहानी है, इसमें क्या होता है पहले समझ लो जरा। सेफर्ड का मतलब होता है भेड़ चराने वाला, एक भेड़, बुढ़ा भेड़ चराने वाला, एक मार्सलैंड मतलब होता है दलदल के पास में भेड़ें चरा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, तो एक परी उसको उसकी बांसुरी सुन के आगे सुनने लगी, वो खुश हो गई बहुत ज़्यादा उस पर, और उसने कहा कि क्या तुम मेरे लिए बांसुरी बजाओगे और मुझसे शादी करोगे, तो वो मान जाता है, तो वो उसे एक अंगूठी पहनाती है और वो बुढ़ा बन जाता है जवान। अब वो बुढ़ा जवान बन जाता है तो वो कहती है आप मेरे साथ चलो मेरे महल में, तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ तो चलूँगा, लेकिन मुझे थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा सिटी में, रोम में, अपने दोस्तों को विदा करने के लिए। तो वो क्या करती है, घोड़ों से एक, उसमें एक काउच देती है, काउच में, और काउच का मतलब होता है बग्गी, जिसमें घोड़े नेवे होते हैं, घोड़े लगे होते हैं, ठीक है। देखो एडवांस बिकेम हैंडसम, वो हैंडसम बन जाता है, ठीक है। ड्रेस इन प्रिंसली रोब्स, प्रिंसली रोब्स मतलब अच्छे कपड़ों में। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम, वो कहता है कि मुझे रोम जाना पड़ेगा, और रोम जाके टू से फेयरवेल मतलब विदाई कहना, अपने दोस्तों को विदा करके आऊँगा। द फेरी गेव हिम अ गोल्डन काउच विद 12 वाइट हॉर्सेज, ये याद रखना, 12 वाइट हॉर्सेस उसमें निभे हुए थे काउच में, ठीक है। तो अब वो उधर जाता है, उधर उसे इटली की रानी मिल जाती है, तो उसे लगता है कि रानी से इटली की रानी उस पर उसे अपने महल में बुलाती है, वो उस पर मोहित हो जाती है, तो वो चाहती कि अब वो सोचता है कि मैं इससे ही शादी कर लो, क्या करना परिवरी का। अब जब रानी और वो दोनों अकेले कमरे में होते हैं, तो वो क्या करता है, सेफर्ड सो दैट हैड वन द क्वीन हर्ट, ही रिजॉल्व, वो ठान लेता है दैट मैरी हर एंड बिकेम द किंग ऑफ द इटली एंड लेट द फेरी गो, फेरी को जान दो। सो व्हेन द क्वीन वर अलोन टुगेदर ही knelt down and took her hand saying marry me dearest, वो रानी से कहता है कि मेरे से शादी कर लो। आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली, तो मैं इटली में राज चलाने तुम्हारी मदद करूंगा। बट सून एज ही स्पोक द ही टर्न इनटू एन ओल्ड मैन, जैसे वो ऐसा बोलता है फिर से वो बुढ़ा हो जाता है, परी का वो जादू टूट जाता है, और रानी उसे वहाँ से निकाल देती है। तो कहते हैं हलवा मिले ना, दो ही जगह तो चला जाता है बेचारा, ना परी मिलती है और ना रानी मिलती है। फेरी वॉन्टेड टू मैरी सेफर्ड बिकॉज, क्यों शादी करना चाहती थी, ही हैड सर्व्ड हर लाइफ, ही कुड प्ले स्वीटली फ्लूट, हाँ वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। वैन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, वो क्या बन गया था, चेंज इन टू अ हैंडसम यूथ, युवा हैंडसम बन गया था। द सेफर्ड वैन टू रोम इन अ काउच, में गया था बग्गी में।
When the shepherd reached Rome, he met his friend. He sought parents' permission. नहीं, he planned to marry the queen of Italy. थर्ड वाला। चलो अब अगला देखते हैं। इसके और आंसर क्वेश्चन है कुछ, और एक बार इसके आंसर के ये नोट दिए देख लेना। क्वीन ऑर्डर द शेफर्ड टू वाइप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज टर्न ओल्ड एंड अगली, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। देखो ये बायोमिमिक्री के बारे में, बायोमिमिक्री का मतलब होता है, ये लिखा है बायोमिमिक्री मतलब ऐसा साइंस जो नेचर से प्रेरणा लेके बनाए। जैसे राइट ब्रदर ने पक्षियों से प्रेरणा ली थी, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे जो वेलक्रो जो है ना, ऐसे ऐसे हुक होते हैं जो कपड़ों को जोड़ते हैं, तो इसकी प्रेरणा किसने ली थी? जॉर्ज मेस्ट्रल वॉज हंटिंग विथ हिज डॉग एंड वन डे ही नोटिस दैट स्टिकी बर का मतलब होता है चिपचिपी चीज़ें, विद देयर 100 टाइनी हुक्स, छोटे छोटे हुक के साथ अटैच टू दे देमसेल्फ टू दे हिज पैंट एंड डॉग्स फर, डॉग के बालों में लग गए, तो उन्हें उससे बहुत वेलक्रो का वो आया। तो इसमें ऐसे दो ऐसे वो हो जाएंगे कि एक वेलक्रो और एक राइट ब्रदर्स ने भी लिया था चिड़ियों के लिए। तो ये बायोमिमिक्री के बारे में है कि ये कई सदियों से प्रकृति से प्रेरणा ली है। कई लोग, कई जो भी इन्वेंशन हुए हैं उन्हें प्रकृति से प्रेरणा मिली है। अब जैसे अगर हम पहला देखें, एरोप्लेन वॉज इंस्पायर्ड बाय बर्ड्स, बिल्कुल बर्ड्स से है। दूसरा है बायोमिमिक्री रेफर टू डिज़ाइन दैट आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स, जो प्रकृति से प्रेरणा ले। बायोमिमिक्री व्यूज नेचुरल वर्ल्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, उसको बायोमिमिक्री नेचर को इंस्पिरेशन का सोर्स मानती है। डी है व्हाट हैज़ हेल्प टू सॉल्व मैनी ऑफ द चैलेंजेस एंड काउंटर द मैन, एवोल्यूशन, विकास। एक मिनट है, एवोल्यूशन, इनोवेशन, बायोमिमिक्री। अब देखो यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें एवोल्यूशन का मतलब ऐसे विकास होता है, ठीक है, एवोल्यूशन सही है इसका। और लास्ट है एरोप्लेन एंड वेलक्रो, दो वो बताने थे, टू इंस्टांसेस ऑफ बायोमिमिक्री मेंशन इन द पैसेज, एक एरोप्लेन एंड दूसरा वेलक्रो, ये दो आविष्कार हुए जिन्हें नेचर से प्रेरणा ली। अब ये जो पैराग्राफ है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है, ठीक है, वो के पर किसी को नहीं पता था कि युद्ध हो जाएगा। लेनिनग्राड सिटीजन्स, यहाँ एक शहर का नाम है लेनिनग्राड सिटीजन्स, तो उनको सांस लेने मतलब फील द ब्रीथ ऑफ द वॉर, वो समझ गए थे कि अब युद्ध होने वाला है, वैसे पता नहीं था। फिर बॉम्ब, क्योंकि लोगों को जब युद्ध होता है तो लोगों को यहाँ वहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है, शेल्टर होम में ले जाते हैं या कहीं बेसमेंट में ले जाते हैं ताकि बॉम्ब वगैरह का वो ना हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे सबसे पहला, गिव द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन टू फील द ब्रीथ ऑफ वॉर। टू फील द ब्रीथ ऑफ वॉर का इसका मतलब है इंडिकेशन दैट वॉर वॉज गोइंग टू स्टार्ट, ये पता लग जाना कि भैया युद्ध होने वाला है। द विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज रिलेटेड टू द वॉर, एयर रेड्स, एलेट्री, ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, सब हैं, सब उसी से हैं, ठीक है। लेनिनग्राड रेसिडेंट्स, उसके बाद वर कैप्टिव्स स्टेटेड इन द अबव पैसेज, कैप्टिव का मतलब बंद लेना, लेनिनग्राड के रेसिडेंट, ये शहर का नाम है। वाई डिड द पीपल अंडर सीज वेलकम द बैड वेदर कंडीशन, ठीक है, बिकॉज इट्स रिड्यूस द विजिबिलिटी, क्योंकि इससे विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती है, बहुत अच्छे नीचे दिखता नहीं है क्या है। और लास्ट है द फियर इन द माइंड ऑफ द पीपल, क्या था, एपलिंग हंगर एंड कोल्ड, भूख का, कि भैया कैसे अब खाना कहाँ से आएगा, ठंड लग रही है, ये सारे डर उनके मन में चल रहे थे। तो ये आंसर आप लोगों ने देख लिए। अब ये क्या है, ये ग्रेट पिरामिड जो गीजा के पिरामिड का है उसके बारे में बताया गया कि गीजा का पिरामिड कब बना था, कहाँ पर था, सहारा डिजर्ट में है, ठीक है, साउथ में, नॉर्थ में है कि साउथ में है, तो इसमें बताया गया है कि नॉर्थ में। देखो, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज़ द वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क राइजिंग हाई अबव द सहारा डिजर्ट इन गीजा रीजन, नॉर्थन इजिप्ट में है ये, ठीक है। इसमें किस तरीके के, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं, बहुत सिंपल है, क्लास में भी वैसे मैंने करवाया था। अब इसके आंसर पे आते हैं, वो हमें ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, वहाँ से करते हैं। पहला, द विच ऑफ दीज नॉट हाउस ऑफ द गीजा पिरामिड, साउथ नहीं, बाकी सब जगह है, ये नहीं है, कौन सी जगह पे नहीं है ये बताना है नहीं वो नहीं। हाउ मैनी स्टोन्स ब्लॉक सिचुएटेड, कितने स्टोन ब्लॉक हैं इसमें, मोर देन 2 मिलियंस, ठीक है, ये सही है। मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इज़ द पिरामिड, इस कितने कितने 5 के हैं, 2 और 3 के, ठीक है। इसका मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, का मतलब ग्रुप होता है। और कुफू वॉज हेमंस वजीर, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स, कौन सा, कुफू वॉज हेमंस वजीर एंड आर्किटेक्ट, ये फॉल्स नहीं है।
द pyramid took the great pyramid, the Haman was कुफूस वजीर एंड आर्किटेक्ट। एक मिनट जरा हम देख लेते हैं इसे। जो यहाँ लिखा हुआ है आगे इसका स्ट्रक्चर, टॉलेस्ट स्ट्रक्चर द पिरामिड ऑफ द, देखो यहाँ पे है इसका आंसर। हाँ आगे देखो, हाँ यहाँ से आते हैं। सम बिट 18 द पिरामिड गीजा ऑर्डर बिल्ड बाय द फराह कुफू एज अ मैग्निफिसेंट टॉम। फराह कुफू का था, हिज वजीर हैमन, तो हैमन वजीर था किसका? कुफू का। ठीक है, अब देखो जरा आंसर इसका, इस वाले का। हेमन वॉज कुफूस वजीर दार्कडी, सही है। कुफू वॉज हेमन वजीर, पहला ये गलत है, बाकी सब सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और देखो ये वाला जो चैप्टर है ये मंगोलिया के एक शासक का है कि भाई वो बूढ़े होने से डरता था कि वो बूढ़ा हो जाऊंगा। और एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को देख लिया तो उसने सारे बूढ़ों को अपने देश से ही निकाल दिया। ठीक है, फिर एक दिन एक तूफान आया जो उसके किले में भी घुस गया। उसके बाद उसके सारा सामान चला गया। एक घड़ा था जो कि वो सोने का घड़ा, वो भी तूफान में उड़ गया। लोग उसने फिर तूफान के बाद कहा उसे ढूंढ के लाओ। जो ढूंढने गए तो पानी के नीचे दिख रहा था झील में, लोग कुछ भी करें लेकिन हाथ में केवल पानी आ रहा था और कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, सो ऐसा है। ज़रा इसके क्वेश्चन देखो। द एम्पायर वॉज अपसेट टू सी एन ओल्ड मैन बिकॉज ही रिमाइंड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। उससे उस बूढ़े आदमी को देखकर याद आ गया था कि वो भी बूढ़ा होगा। द पीपल सो द गोल्डन पिक्चर, कहाँ? इन अ पिटी नियर, ठीक है, इन अ लेक नियर बाय, झील में दिखा था वहीं पास में। ठीक है, तो तीसरा आंसर है द एम्पायर ऑर्डर्ड फ्रॉम द ओल्ड मैन शुड लीव, नहीं यंग मैन, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। उसने कहा था सारे बुढ़े उसका देश छोड़ के चले जाएं। ठीक है, अब इसमें आगे और क्वेश्चन है इसके। हाँ, इसके आगे जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल डू, हाँ पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर, पिक्चर लेने गए थे उन्होंने क्या देखा? हैंडफुल एयर, हैंडफुल वाटर आ रहा था उनके हाथ में। तीसरा वाला आंसर है इसका, हैंडफुल वाटर। लास्ट है द एम्पायर फियर्ड, क्या था? गेटिंग ओल्ड, बूढ़ा होने से डर लगता था। अब ये पटना एयरपोर्ट के बारे में है, एक सच्ची घटना थी कि वहाँ पर इंडिगो एयरवेज का एक फ्लाइट जा रहा था, तभी उधर के कचरे का ढेर लगा हुआ था, उस पाइल जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है, टकरा जाता है वो पक्षी, कुछ पक्षी आ रहे थे उस कचरे को खाने के लिए, तो उसके एक पंख से टकरा जाते हैं, किससे? हवाई जहाज़ के, तो उसका इंजन डैमेज हो जाता है। फिर उसे ब्रेक लगाते हैं, रोकते हैं, फिर जब उसे फिट एंड दूसरे यात्रियों को दूसरे उससे भेजते हैं, और फिर उसके बाद जब तक कि उसको फिट का ऑर्डर नहीं मिलता तब तक वो प्लेन नहीं ले जा पाते। तो इसके जो हैं आंसर देख लेते हैं। क्लोज सेव मीन्स डेंजर, नैरो एस्केप, इसका मतलब होता है नैरो एस्केप, मतलब बाल बच जाना। क्लोज सेव का मतलब। वाई डिड द बर्ड फ्लाई इन टू द प्लेन, क्यों टकरा गए वे? इट वॉज टेकिंग ऑफ स्लोली, नहीं। इट वॉज कैप्टन स्लिम, नहीं। द बर्ड्स वर अट्रैक्टेड बाय द प्लेन, नहीं। द बर्ड्स वर अट्रैक्टेड बाय द बेस्ट पाइल, चौथा है इसका आंसर। पैसेंजर वर अलाउड टू गेट ऑफ द प्लेन, ठीक है, पैसेंजर वर अलाउड टू गेट ऑफ द ट्रेन कब? आफ्टर द प्लेन वॉज टेकन द पार्किंग वे में ले गए, तब वहाँ पैसेंजर से कहा कि भैया अब आप लोग निकल जाओ। तो इसका तीसरा है। ठीक है, अब इसके और भी क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है एयरबस इज़ द, क्या होता है? एयरबस जो होता है वो होता है लार्ज प्लेन होता है, बड़ा प्लेन। व्हाट हैपन टू द प्लेन आफ्टर द पैसेंजर वर टेकन ऑफ? इट वॉज ग्राउंडेड, उसे टिका दिया गया कि भाई जब अलाउ करे जाएंगे तभी जाएगा। अगला देखो, वो सांची स्तूप के बारे में है ना। सांची में, मध्य प्रदेश में जो सांची जिला है ना, सांची, वहाँ पर स्तूप लगा हुआ है, सांची बुद्ध स्तूप। देखो फैसिनेटिंग, मतलब अगर आप अट्रैक्ट होते हो किसके द्वारा? फैसिनेटिंग वर्ल्ड्स फेमस सांची स्तूप लोकेटेड इन हिल टॉप, तो पहाड़ी पे लगा हुआ है इन सांची टाउन, मध्य प्रदेश, इन इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट मोनूमेंट। मोनूमेंट का मतलब होता है कोई भी पुरानी रचना, या जैसे कहें बुद्धों का एक बहुत बड़ा, या कहें बड़े मोनूमेंट्स में से, या कहें बड़ी बिल्डिंग्स में से एक है। पोर्टियाज बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब मूर्ति कला, तो बुद्धिस्ट कला और मूर्ति कला को दिखाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd century BC
थ्रू द 12th century AD तक। इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ थाउजेंड ऑफ विजिटर्स राउंड द ईयर। हज़ारों विजिटर्स यहाँ आते हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल एंड फॉरेन टूरिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, हिस्टोरियन आते हैं, अमंग अदर्स। दिस स्तूपा इज़ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर। पुराना पत्थर का बना, सबसे पुराना पत्थर का बना स्ट्रक्चर है इन इंडिया दैट बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड। मौर्यन जब थे ना, उनके पीरियड में बना था। ओरिजिनली commissioned in the 3rd century BCE by Emperor अशोक। अशोक महान से बनवाया था 3वीं शताब्दी में। दिस ह्यूज हेमीस्फीरिकल, ठीक है, डोम। हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोलार्ध, हेमीस्फीयर का मतलब जानते हो, अर्धगोलार्ध डोम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल ऑफ चैम्बर। इन दिस चैम्बर द रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर प्लेस। भगवान बुद्ध की मूर्ति बैठी हुई है। ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड वर्क ऑफ दिस स्तूपा वॉज सुपरवाइज बाय अशोका। अशोक ने स्पेशल इसे बनवाया था, ठीक है। हिज वाइफ देवी वॉज द डॉटर ऑफ द मर्चेंट ऑफ नियर बाय विलेज। उनकी पत्नी जो देवी थी वहीं पास, सांची के पास में एक विलेज था, वहाँ के एक व्यापारी की बेटी थी, विदिशा। सांची वॉज ऑल्सो द बर्थ प्लेस एज वेल एज द वेन्यू ऑफ हर एंड अशोकास वेडिंग लेटर, ठीक है। वो उनका बर्थ प्लेस था और फिर वहाँ अशोक की शादी भी वहीं हुई थी। फोर ऑर्नामेंटल आभूषण गेटवे और तोरनास फेसिंग 4 डायरेक्शन। 4 गेट हैं इसके अलग अलग आभूषणों की तरह। एंड Balusters surrounding the stupa were added in the 1st century BC. The Great Stupa at Sanchi is one of the oldest stone structure in India. इंडिया का सबसे पुराना स्ट्रक्चर है। अमंग द बेस्ट कंजर्व्ड एंशियंट स्तूप ऑफ सेंट्रल इंडिया। इट हैज़ एनलिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड विरासत में भी इसे शामिल किया गया था। इस साइड को कब, 1989 में, 1989 में। स्कल्पचर मतलब मूर्ति ऑन द ऑर्नामेंटल गेटवे और टोरनास कंसिस्ट ऑफ डेकोरेटिव इलुस्ट्रेशंस ऑफ इवेंट एंड कंपासिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मतलब भगवान की बुद्ध की मूर्ति बनी हुई हैं। दीज इवेंट्स आर एक्सप्लेन इन द जटाका टेल्स। जटाका जो स्टोरीज हैं, भगवान बुद्ध का जो ग्रंथ है जटाका, जिसमें उनके जन्मों की कहानी है, उस पर है बेस है। द ट्रीज यूज हेयर सिम्बोलाइज लॉर्ड बुद्धा। जो ट्री है वो भगवान बुद्ध का सिंबल है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर रिगार्डिंग द स्तूपा इज द लॉर्ड बुद्धा हैज़ बीन डिपिक्टेड सिम्बॉलिकली एज फिगर्स लाइक थ्रोन्स, व्हील्स एंड फुटप्रिंट्स अमंग द पपैया, सिंहासन, ठीक है, पाँव के निशान, ये सब बताए गए हैं, ठीक है। चलो तो अब जरा इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन जो है, बुद्धिस्ट मोनूमेंट रेफर्ड हेयर इज एंड पोर्ट्रेट। तो पहले का आंसर क्या होगा, सांची स्तूपा। बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्कल्पचर का ये दोनों, पहले में सांची स्तूप, दूसरे में बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्कल्पचर। हु आर द पीपल हु विजिट टू द स्तूपा थ्रू आउट द ईयर। कौन आते हैं भाई, बहुत ऑल आते हैं, नेशनल एंड फॉरेन टूरिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, सब इसका ऑल आ जाएगा। हु कमीशन सांची स्तूपा, कौन, एम्पर अशोक ने बनवाया था इसे। उसके बाद है एट द सेंटर ऑफ द स्तूपा द रेलिक्स ऑफ बुद्धा आर केप्ट। ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। द टोरनास आर डेकोरेटेड विद इवेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धास लाइफ, बिल्कुल सही, भगवान बुद्ध की जिंदगी से संबंधित है, ठीक है। अगला, अब देखो ये तो हो गए अनसीन, अब ये नोट मेकिंग है। तो नोट मेकिंग देखो, इसमें पॉइंट सब पॉइंट इनको बड़े अच्छे से देख लेना, इनमें से आ सकता है एग्जाम में, है ना, तो इसलिए गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। मैन इज़ मेड अप ऑफ मैनी क्वालिटीज़। इंसान में कई सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो गुड एंड बैड, अच्छी और बुरी। एंड अमंग्स द लेटर इज़ एंगर, सबसे ज़्यादा एंगर है। द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ सच दैट एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट्स और गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल एक्साइट हिज एंगर। मतलब कोई भी चीज़ इंसान के पक्ष में ना हो तो वो उसके गुस्से को बढ़ाई देती है, ठीक है। एंगर, द ईविल्स विच रिजल्ट फ्रॉम द एंगर आर मैनी। जो बुराइयाँ, परेशानियाँ एंगर से आती है वो कई सारी हैं। तो अब इसके नोट्स देख लो ज़रा ध्यान से। गुस्से और इंसान की अच्छाई, मैंस नेचर, मनुष्य का नेचर। 1.1 क्या हो जाएगा, मैंस क्वालिटी, गुड एंड बैड, बिल्कुल सही। अमंग बैड, बैड में क्या आता है, एंगर आता है। नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन टू गेट एंग्री when anything gives offense to his sentiments और प्रिंसिपल्स, इस शॉर्ट में लिखें। अगर जब भी उसके प्रिंसिपल को, उसके जो वो मानता है उसको अगर दिक्कत करे, उसको उससे कोई चीज़ टकराएगी तो उसको गुस्सा आ जाएगी। ईविल ऑफ एंगर क्या क्या है,
AUNDR डॉट करके शॉर्ट में लिखा है अंडर इट्स इन्फ्लुएंस मैन लूजेज हिज पावर। ये पावर के शॉर्ट फॉर्म है, मतलब इसमें एब्रीवेशन में लिखे गए हैं, पावर ऑफ डिजाइन एंड जजमेंट, ठीक है। वैन एंग्री एंड नो कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, जो गुस्सा होते तो खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता। डोंट नो व्हाट डूइंग और सेइंग, पता ही नहीं चलता क्या कह रहा है क्या सह रहा है। और 2.3 हो जाएगा एंग्री मैन फाइट्स, AFRGHT लिखा है वो फाइट है। हिज ड्यूटी टूवर्ड्स है हिज सुपीरियर एंड इंसल्ट देम, इंसल्ट को भी सुपीरियर को भी इंसल्ट कर देता है। की टू द एवरी, ठीक है बस इतना ही, दो ही बनेंगे इसमें, और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये बता दिया कि एवरी का एवरी का एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। एंड पावर का प्योवर है, फाइट का फॉरगेट का फॉरगेट है, ये सारी चीज़ें हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ इस अगला वाला। तो ये नोट देख लिए अच्छे से, कर लेना, एग्ज़ाम में आएंगे इन्हीं में से, अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो एक बार अच्छे से देख लो। ये ओलंपिक खेलों के बारे में है, कब शुरू हुए थे, कैसे शुरू हुए थे। जब ओलंपिक खेल होते थे तो आपस में लड़ाइयाँ रुक जाती थी, कौन कौन से खेल, ये सारी बातें हैं, ठीक है। ओलंपियाड ओलंपिक था, देखो जिसमें मैं एक पहली लाइन पढ़ देता हूँ। इन 776 BC द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपस और द ऑनर ऑफ द ग्रीक चीफ गॉड ज्यूस, भगवान ज्यूस के ऑनर में माउंट ओलंपस में पहले खेले गए थे, इसलिए इन्हें ओलंपिक्स गेम कहते हैं। द ग्रीक एम्फेसाइज, जो ग्रीक होते हैं ना यूनानी लोग, वो जोड़ देते हैं फिजिकल फिटनेस, ज़्यादातर शरीर पर, स्ट्रेंथ इन देयर एजुकेशन ऑफ यूथ, मतलब उनको लगता है कि युवाओं की शिक्षा में उनकी फिटनेस का बहुत बड़ा ख्याल रखते हैं। देयर फोर कंटेस्ट इन रनिंग, दौड़ना, जंपिंग, डिस्कस एंड जेवलिन थ्रो, भाला वाला फेंकना, बॉक्सिंग, हॉर्स एंड चैरोट रेसिंग, दे आर हेल्ड इन द इंडिविजुअल सिटीज़ एंड द विनर्स कंपेयर्ड, हाँ जो विनर होता है, विनर कंपीटेड एवरी 4 ईयर एट माउंट, पहले अलग अलग शहरों में होते हैं, फिर सब माउंट ओलंपस पे जो विनर होते हैं वो वहाँ compete करते हैं। विनर वर ग्रेटली ऑनर्ड बाय हैविंग पोएम संग्स अबाउट देयर डीड्स, ठीक है। फिर जो विजेता होता है उनके बारे में कविताएं गाई जाती हैं, उनके कर्मों के बारे में। डीड्स मतलब होता है कर्म, अच्छा काम। ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल दीज वर हेल्ड गेम्स ऑफ फ्रेंडशिप, ये दोस्ती के लिए होते हैं। एंड एनी वॉर इन प्रोग्रेस वर हेल्टेड अलाउ टू गेम टेक प्लेस, कोई भी युद्ध हो रहा हो अगर वहाँ तो वो उसे बंद कर दिया जाता है, गेम सही से खेल सकें इसलिए। द ग्रीक अटैच सो मच इम्पोर्टेंस ऑफ दीज गेम्स दैट दे कैलकुलेट टाइम इन 4 ईयर साइकिल कॉल्ड ओलंपियाड्स डेटिंग फ्रॉम 6 BC, ठीक है 776 BC, मतलब 4 साल में होता है तो 4 साल से पीरियड को ये ओलंपियाड कहते हैं। अब इसका पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट ओलंपिक गेम्स कब होते हैं, 776 BC में शुरू हुए थे एट द फुट ऑफ माउंट ओलंपस। MT का मतलब है माउंट, तो ऑनर HONR मतलब ऑनर, ये शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किए गए हैं, एब्रीवेशन। द ग्रीक चीफ गॉड ज्यूस के सम्मान में। रीजन्स एंड कंडक्ट, ग्रीक एम्फोसाइज फिजिकल फिटनेस एंड स्ट्रेंथ, ये जितने भी वर्ड हैं जैसे एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं। 2.2 क्या हो जाएगा, कंटेस्ट इन इंडिविजुअल सिटी, कंटेस्ट जो होता है इंडिविजुअल सिटी में होता है। रनिंग है, जंपिंग है, डिस्कस थ्रो, जेवलिंग थ्रो, बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसे अच्छे से देख लो। और ये जो है ना एब्रीवेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, जैसे ऑनर का HONR डॉट लगा दिया, तो जैसे कि लिखोगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो अब इसके अगले और भी नोट्स और पॉइंट हैं कि नहीं हैं वो आगे देखते हैं। और पॉइंट भी हैं, विनर्स को क्या इसके उसी के हैं ये ओलंपिक वाले के विनर्स। 3.3 पॉइंट हो जाएगा विनर्स। विनर्स को क्या कंपीटेड एवरी 4 ईयर्स माउंट ओलंपस में compete करते हैं। 3.2 पोएम संग गाई जाती हैं अबाउट देयर डीड्स, BOUT, ये अबाउट है। इंपॉर्टेंस टू ग्रीक, ग्रीक के लिए 4 पॉइंट हो जाएगा, ग्रीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हेल्ड एज गेम्स ऑफ फ्रेंडशिप, इन्हें दोस्ती का गेम माना जाता है। वॉर इन प्रोग्रेस, हेल्टेड जो वॉर होता है, PRGRSS प्रोग्रेस है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। हेल्टेड मतलब रोक दिए जाते हैं, हाँ। अलाउ गेम्स, ठीक है, तो गेम्स को अलाउ करने के लिए। एंड टेक प्लेस, टू टेक प्लेस, टू अलाउ इट, टू को TO2 कर देना, टू अलाउ गेम, इसमें ऐसा 2 लिखा है, TO2 कर देना। वॉर इन प्रो, दे कुडंट, हाँ दे कैलकुलेटेड टाइम इन 4 ईयर साइकिल को क्या कह देते हैं, ओलंपियाड कहते हैं तब से, तो ये बहुत मानते हैं। अब कीवर्ड जैसे ये देखो, माउंट को शॉर्ट में हमने क्या MT को माउंट लिख देते हैं, एंड को, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, रन को रनिंग को रन, कॉल को कॉल, ऐसे ये एब्रीवेशन का यूज़ किया। बोले ये लिखने नहीं है, ये लिखने नहीं है, 4 पॉइंट तक ही है बस, ये तो तुम्हें समझाने के लिए बताए गए कि ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ की गए हैं, ठीक है, 4 तक ही हैं। अब इसे देखो,
ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट ऑलवेज रिमेन्स अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट अगर आप कर लोगे तो आप सफल हो जाओगे, इसके बारे में है। अब इसके क्या क्या पॉइंट हैं देख लेते हैं इसके। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेस्टिंग टाइम के, ठीक है। कांट बिल्डअप कैरेक्टर, अच्छा नहीं बन पाता आपका। हैज़ टू, जो टू है उसे टू कर दो। सफ़र कंसिक्वेंसेस, परिणाम, कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, ये परिणाम होता है, कंसिक्वेंस मतलब परिणाम आपको सफ़र करना पड़ता है। इफ़ स्टूडेंट निगलेक्ट ड्यूटीज, SDNT स्टूडेंट है, ये सारे लिखे हैं ना, किसको क्या कहते हैं, निगलेक्ट ड्यूटीज हाँ, स्टडीज़ डेज टू डेज, अगर वो नॉर्म न करते हैं। नो अटेम्प्ट ऑफ हार्ड वर्किंग जस्ट बिफोर एग्ज़ाम कैन हेल्प, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम से पढ़ते हो तो फिर कुछ नहीं होगा, शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। एडवांटेज ऑफ प्रॉपर टाइम मैनेज, TM मतलब टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। पर हाँ, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रेजेंटली इन लाइफ, ठीक है, प्रैक्टिस करनी रहती है। गेट सक्सेस इन लाइफ, सफलता मिल जाती है। सक्सेसफुल मैन, ठीक है, पीपल में यहाँ पे एंड और पीपल, सक्सेसफुल मैन और पीपल लिखा है, आर का मतलब और, आर सॉरी नॉट आर, और आर है, आर पीपल हु मेड प्रॉपर यूज़ ऑफ एवरी मोमेंट, जो प्रॉपर यूज़ करते हैं टाइम का। और टाइटल दे दिया टाइम मैनेजमेंट। अब देखो की का, दो का के लिए किया, टू के लिए, स्टूडेंट के लिए, बिफोर ये बिफोर के लिए, TM मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए, आर के लिए। तो ये लिखने नहीं है, टाइटल तक लिखना है। ये तो ये समझाने के लिए है कि जो ऊपर जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ की हैं वो किसकी की हैं, ठीक है। तो देख लो, अच्छे से समझ लो, कर लेना ध्यान से। अब देखो ये यहाँ गिरगिट की बात हो रही है। कमेलियन जो लिखा है ना, कमेलियन का मतलब गिरगिट होता है। कैन मेक देयर स्किन कलर चेंज, ये अपनी स्किन को बदल सकते हैं, बट नॉट बिकॉज दे डिसाइड टू, ऐसा नहीं कि वो खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें कब क्या बदलना है। द कलर चेंज टू हेल्प द कैमेलियन टू अवॉइड द एनिमीज, उनके अपने आप ये बदल जाता है रंग ताकि वो दुश्मनों से बच सकें। इट इज़ फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज अ डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब होता है बेस बदल देना। दैट लेट इट ब्लेंड इन विथ इट्स सराउंडिंग्स, वो सराउंडिंग के हिसाब से बदल जाता है, मतलब रंग उनका रंग उस सराउंडिंग के हिसाब से हो जाता है ताकि दुश्मन से बचे रहें। द चेंज इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लाइट एंड टेम्परेचर, ये जो उनका कलर बदलता है वो प्रकाश, कैसा प्रकाश है, वहाँ का ताप कैसा है, ऐसे बदलता है। वो अपने मन से नहीं बदल पाते कि जो बदलना चाहें वैसे बदल जाएंगे। आगे देखो, द चेंज इज एक्चुअली, हाँ, टेम्परेचर। ब्राइट सनलाइट कॉज स्किन टू डार्कन, तेज लाइट में वो डार्क हो जाते हैं। ऑन कूल नाइट्स द कलर फेड्स एंड क्रीमी कलर, और तेज रात में क्रीमी कलर हो जाता है, हल्का कलर हो जाता है। आगे देखो, कलर, द कलर ऑल्सो चेंज व्हेन द कैमोफ्लियंस आर एक्साइटेड, एंग्री और अफ्रेड। एक्साइटेड उत्साहित होते हैं, गुस्सा होते हैं या डरते हैं। द कलर चेंज इज रैपिड एंड इंक्रीज व्हेन द कैमोफ्लियन इज हैंडल्ड इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, कोई पकड़ ले उसे। अप्रोच बाय अनादर कैमलियन, या दूसरा कैमलियन उसकी तरफ आता है तो वो रंग बदलता है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कैमलियन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर फाउंड ऑन द अफ्रीकन आइसलैंड मेडगास्कर, ठीक है, अफ्रीकन आइलैंड पे पाया जाता है ज़्यादा, जिसका नाम मेडगास्कर है। द अदर मोस्टली अकर्स इन द सहारा डेजर्ट, फिर बाकी सहारा रेगिस्तान में मिलते हैं। विद फ्यू ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड साउथर्न यूरोप। कैमेलियन लिव इन द ट्रीज, कहाँ बैठ रहते हैं, पेड़ों में। वर दे एक्चुअली ईट इंसेक्ट, कीड़े खाते हैं। वेरी लार्ज कैमेलियन में इवन यूज देयर स्टिकी टंग टू कैच, मतलब बड़ी लंबी जबान फेंक के खा लेते हैं अपने दुश्मन को। अब रीजंस, पहला हो जाएगा 1.1 रीजंस फॉर चेंज ऑफ कलर, तो अलग अलग हो जाए। हेल्प कैमोलियन अवॉइड इट्स एनिमीज, ठीक है, जब एनिमीज से बचाते हैं। फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज अ डिस्गाइज लेट्स ब्लेंड बिटवीन इन सराउंडिंग की वजह से होता है। एक्चुअली डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। ऑन कूल नाइट कलर फेड, ऐसा हो जाता है और दिन में काला पड़ जाता है। कलर ऑल्सो चेंज व्हेन द कैमोफ्लियन आर एक्साइटेड एंग्री, ठीक है, और रैपिड वैन कैमेलियन इज हैंडल्ड इंजर्ड और अप्रोच, ये जल्दी जल्दी होता है जब वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो है हेल्प कैमेलियन अवॉइड इट्स एनिमीज, यहाँ रीज़न पूछे तो ये जो रीज़न है क्यों किस कारण से होता है, तो एनिमी को से बचाने की वजह से उसका बदलता है। चलो ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। अब इसका अगला वाला देखो, टाइप ऑफ कैमेलियन, कितने तरीके के होते हैं। हाफ ऑफ देम फाउंड ऑन द अफ्रीकन आइलैंड, अदर अकर सारा डेजर्ट में पाए जाते हैं।
कैमेलियंस फूड क्या खाते हैं? यूज देयर स्टिकी टंग टू कैच द बर्ड्स, पक्षी खा लेते हैं, इंसेक्ट वगैरह खा लेते हैं। 3.2 इसमें 3.2 भी लिख सकते हो, वो हो जाएगा इंसेक्ट। क्या क्या यूज़ किए हैं एब्रीवेशन ये अलग हैं, ठीक है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए क्या क्या शॉर्ट फॉर्म यूज़ किए हैं। अभी हमारे दिल के बारे में, हृदय के बारे में, द हार्ट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कंपोनेंट का मतलब हिस्सा, इंसान के एक दिल का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है या क्या इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हार्ट, हमारा दिल। हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ द कंटिन्यूस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और ब्लड को चलाता रहता है, ये लगातार काम करता है। ऑल द बॉडी सेल्स नीड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑक्सीजन पर्टिकुलरली इन द ब्रेन, सबको ऑक्सीजन चाहिए, खासकर ब्रेन में। द ब्रेन सेल्स लिव्स ओनली 4 और 5 मिनट्स आफ्टर द ऑक्सीजन कट ऑफ एंड डेथ कम्स टू द एंटायर बॉडी। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन सेल्स 2 से, ठीक है, कट ऑफ द डेथ, 4 से 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकते, आदमी जिंदा नहीं रह सकता बिना ऑक्सीजन के, अगर नहीं आए दिमाग में तो। हार्ट डिसीज़ कैन रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज ऑफ द हार्ट मसल्स। जो हार्ट डिसीज़ होती है वो हार्ट मसल के डैमेज होने से होती हैं। डैमेज मतलब टूट खराब हो जाए तो। द बाल्व और द पेस मेकर, उसके जो बाल्व होते हैं, नलियाँ, और जो पेस मेकर जो तीव्रता लाते हैं, खून को तेज़ी से बहाते हैं। इफ़ द मसल्स डैमेज द हार्ट इज़ अनेबल टू पम्प प्रॉपरली, अगर मसल डैमेज हो जाते हैं तो हार्ट दिल जो है वो प्रॉपरली पंप ही नहीं कर पाता है। इफ़ वॉल्व आर डैमेज, अगर वेल्व डैमेज हो जाए, ब्लड कैन नॉट फ्लो नॉर्मली, तो खून सही से नहीं जाता है। डॉक्टर जॉन गिवन करके, जो डॉक्टर जॉन गिवन है यूएस डेवलप्ड अ मशीन इन 1953 दैट कुड टेक ओवर टेम्परेली फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट की जगह ले सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए। सर्जन हैड द चांस टू रिपेयर और रिप्लेस अ डिफेक्टिव हार्ट, जाके उसको रिप्लेस कर सकें जो डिफेक्टेड हो गया। मैनी पेशेंट हैव हैड प्लास्टिक बाल्व, कई पेशेंट को प्लास्टिक बल्ब लगाया जाता है इंसर्टेड इन देयर हार्ट व्हेन देयर हार्ट वॉज फॉल्टी, जब उनका दिल कमज़ोर हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो उसमें प्लास्टिक का बॉल वगैरह या सामान लगा देते हैं। मैनी पीपल आर नाउ बीइंग केप्ट अलाइव विद टाइनी बैटरी ऑपरेटेड पेस मेकर, बैटरी से चलता है जो पेस मेकर, उससे भी कई लोग जिंदा हैं। तो अब बहुत साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके टाइटल और इसके नोट्स देखते हैं। टाइटल तो हो जाएगा अवर हार्ट, या इसे ह्यूमन हार्ट भी कर सकते हैं, ह्यूमन हार्ट भी कर सकते हो, अवर हार्ट तो है ही। पर फंक्शन ऑफ द हार्ट 1.1 हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। इट्स कंटिन्यूस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग। FLWING मतलब फ्लोइंग है, फ्लोइंग का शॉर्ट फॉर्म। ये थ्रो है, TH थ्रो का शॉर्ट फॉर्म है, THROUGH का शॉर्ट फॉर्म, द बॉडी। डिसीज ऑफ हार्ट इट कैन रिजल्ट फ्रॉम द डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, बॉल और पेसमेकर, अगर बॉल और पेसमेकर खराब हो जाए तो बीमार हो जाओगे। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव हार्ट, मैनी पेशेंट हैव हैड प्लास्टिक बॉल्व इंसर्टेड, ये इंसर्ट INSERTED इंसर्टेड की शॉर्ट फॉर्म है, आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो। इन देयर हार्ट व्हेन देयर हार्ट वर फॉल्टी, कीवर्ड्स ये हैं, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब इनकी जगह शॉर्ट फॉर्म की ये है, जैसे फ्लोइंग की फ्लो है, पेसमेकर की ये है, थ्रो की थ्रो है, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। देखो ये वाला है, ये बता रहा कि स्पीच एक तरीका है बातचीत करने का, लेकिन केवल स्पीच से ही बातचीत नहीं कर सकते, आप दूसरी चीज़ों से भी बातचीत कर सकते हो। दूसरे तरीके होते हैं, संकेत वगैरह, हाव भाव, उनसे भी बात की जा सकती है, वो भी बात करने के तरीके होते हैं। तो इसके तो सीधे नोट पे आते हैं, एक बार पढ़ लोगे तो आ जाएगा इसके नोट क्या हैं। देखो पहले हम स्पीच की बात करते हैं। हाँ, तो स्पीच पे क्या आ जाए 1.1 स्पीच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, ये तो सबसे एडवांस तो स्पीच ही है। सिग्नल, साइन, सिंबल, जेस्चर, मैनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन, और भी बहुत सारे संकेतों से, सिंबल से, चीज़ों से आप संकेतों से ये बात कर सकते हो। फंक्शन क्या 2.2 हो जाएगा फंक्शंस। द बेसिक फंक्शन ऑफ द सिग्नल इज़ टू इम्प्रूव अपॉन द एनवायरनमेंट इन सच अ वे दैट इट अट्रैक्ट अटेंशन, मतलब इस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकें आपके दूसरों के सिग्नल्स वगैरह, दूसरों को की अटेंशन को कैच कर सकें। सिम्बॉल्स आर डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्टिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ मतलब जो कुछ सिम्बॉल जो वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेशनशिप, रिसीवर, कल्चर, क्या होता है, आप सिम्बॉल को यूज़ करोगे तो वही सिम्बॉल किसी जगह कुछ और होता है, किसी जगह कुछ और होता है, तो इसलिए इसमें गलती हो जाती है। जेस्चर एंड हैंडशेक एंड ऑल्सो
कम्युनिकेट सेंट्रल कल्चर मैसेज, जेस्चर वगैरह से भी आपको पता चलता है। जेस्चर मतलब हाव भाव, मुँह के हैंड शेक करना, हाथ मिलाना, कम्युनिकेट करने, उससे दूसरे के कल्चर का पता चलता है। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ सम कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म है, इज दैट दे डोंट अलाउ आइडियाज़ टू बी शेयर्ड। इससे आप संकेतों से आइडिया शेयर नहीं कर सकते विदाउट सेंडर बीइंग डायरेक्टली एडजस्ट टू द रिसीवर, मतलब जब तक वो उससे जुड़ा ना हो, रिसीवर को जानता ना हो, तब तक आप डायरेक्ट उससे बात नहीं कर सकते संकेतों से। स्पीच ज़रूरी है, अब आप तभी अपने आइडियाज़ बता सकते हो। अब यहाँ पर ये ओमेगा फैट का है कि ओमेगा 3 कैसे एक फैट होता है, कुछ मछलियों से मिलता है, कुछ तेलों से मिलता है, उसके बारे में है। ओमेगा 6, ओमेगा ये प्रोटीन वगैरह के बारे में, ठीक है। जैसे देखो इसमें तो फैट कम्स फ्रॉम द 2 टाइप्स, ओमेगा 3 टाइप, 2 टाइप्स का 2 तरीके का फैट होता है। ओमेगा 3 विच इज़ फाउंड इन मरीन लाइफ, जो मरीन लाइफ मतलब समुद्र वगैरह में पाया जाता है। ओमेगा 6 विच इज़ द कंसनट्रेटेड इन वेजिटेबल्स ऑयल्स, और जो ओमेगा 6 होता है वो सब्जी वाले तेलों में होता है। फर्स्ट इज़ गुड, पहला ज़्यादा अच्छा होता है। द अदर इज़ प्लेन रोटन, दूसरा तो आम है। द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज़ प्रेफरेबली सी फिश, मछलियाँ जो होती हैं उनमें ओमेगा 3 मिलता है। बट फ्राइंग इट इन ओमेगा 6 रिच वेजिटेबल वाइज किल्स ऑल इट्स गुडनेस, लेकिन अगर आप ओमेगा 6 में से पकाओगे मछली को फिर खाओगे तो सारी इसकी गुडनेस चली जाएगी। बस यही इसके बारे में है। तो अब देख लेते हैं टाइप ऑफ फैट, कितने तरीके का फैट होता है। तो फैट कम्स 2 टाइप्स, ओमेगा 3 इज़ फाउंड इन मरीन लाइफ एंड ओमेगा 6 इन कंसनट्रेटेड वेजिटेबल ऑयल। बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज सी फिश, फ्राइन ओमेगा 6 ऑयल किल्स इज ऑल गुडनेस, को किल कर देते हैं अगर आप उसमें पकाते हो तो। गुड ब्रेन फूड, एक ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड ब्रेन फूड कम्स फ्रॉम द लीवर मिल्क ऑफ द आलमंड्स, से भी आता है, लीवर मिल्क से आता है। लीवर मिल्क समझते हो, मछली का लीवर होता है उससे निकाला जाता है, मिल्क से भी आता है, ठीक है। आगे दो, कंसिडर अवेलेबल इन डीप ग्रीन लीफ, और जो होता है वो कैल्शियम वगैरह या जो डीप ग्रीन लीफ में पत्तियों में पाया जाता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इट ऑल्सो गुड फॉर द गैस्ट्रिक ब्रेन्स, ब्रेन की समस्याओं के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। शी फिश सेल, फिश का ये सी समुद्र से जो आता है वो उसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ो। और ये जिसकी जैसे काम्स का कर्म लिखा है, कार्टन का कैरोटीन एक प्रोडक्ट होता है जो दिमाग के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये है क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल। क्रूड ऑयल समझते हो, क्रूड ऑयल जो मतलब ज़मीन से निकाला जाता है, फिर उससे पेट्रोल वगैरह ये सब बनते हैं, अलग अलग चीज़ें गैसें वगैरह बनती हैं। तो वही जो क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड, ब्राउन और ब्लैक लिक्विड में के रूप में होता है विद स्ट्रॉन्ग स्मेल बड़ी स्ट्रॉन्ग आती है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर होता है। ईच विथ इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटी, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशंस ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन इन वेरिंग प्रोपोर्शंस, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में। सच एज हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म्स सच एज ब्यूटामिन, asphalt, natural gas, mineral oil originates from the carcass of tiny animal। carcass का मतलब है ढांचा, जो ढांचे होते हैं ना, कंकाल, जो कंकाल जो दब जाते हैं, पेड़ जानवर कई साल पहले डायनासोर मर गए, ज़मीन में दब गए, फिगर उनसे ही ये निकलता है, उन्हीं से बनता है। एनिमल फ्रॉम प्लांट्स, या पौधे वगैरह जो ज़मीन में दब गए, कई सालों तक दबे रहे, गल गए, उससे बनते, उससे ये क्रूड ऑयल बनता है। अब आगे देखो, मिलियंस ऑफ ईयर्स, कई सालों तक दबे रहते हैं, बस वही है। तो अब देख लो पहला इसका इंट्रोडक्शन, इट कम्स आउट टू द थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड, ये समझ गए हुए। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे का। फॉर्मेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द कार्कस ऑफ टाइनी एनिमल, प्लांट्स वगैरह के उससे ओरिजिनेट होता है। डेड क्रिएचर फ्रॉम लार्ज डिपॉजिट, इट बिकम्स सेमेंटरी रॉक, चट्टानें बन जाती हैं। ये जो डेड क्रिएचर, मरे जानवर होते हैं, नीचे दबे रहते हैं कई सालों तक, और वो चट्टानों बदल जाते हैं, उन्हीं के अंदर ये तेल बनता है। कंप्लीट डिकम्पोज हो जाते हैं। और मरीन लाइफ में मछलियाँ वगैरह भी जब मर जाती हैं, ज़मीन में दब जाती हैं, तो उनसे भी तेल, वो भी तेल में बदल जाती हैं। आगे क्या है, द प्रेशर ऑफ थिक और हैवी रॉक्स प्रोड्यूस हीट, टेम्परेचर पैदा करते हैं। ट्रांसफॉर्म टाइनी कारकसेस इनटू क्रूड ऑयल, और उसे क्रूड ऑयल में बदल देते हैं, ठीक है। तो देख लो इसे एक बार अच्छे से पढ़ लो। एक गेम्स एंड स्पोर्ट के बारे में, तो हमें एडवांटेज इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मैं बता देता हूँ गेम्स एंड स्पोर्ट के एडवांटेज डिसएडवांटेज। साउंड बॉडी, साउंड माइंड हो जाता है। देखिए एडवांटेज मतलब लाभ, हेल्दी फिट, दे मेक अस एक्टिव, ठीक है।
ओनली बुकिश नॉलेज अगर क्या करती है, मेक्स डल, डल मतलब आलसी बना देती है, केवल किताबी ज्ञान हमें आलसी बना देता है। स्टॉप प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, गेम्स एंड स्पोर्ट एंड स्टडीज़ बोथ आर इम्पोर्टेंट इन द राइट प्रपोर्शन। अदर बेनिफिट्स ये हैं, टीच डिसिप्लिन, स्पोर्ट मैन स्पिरिट, ठीक है, डेवलपमेंट मेंटल आउटलुक, डेवलप चीयरफुल नेचर, दे मेक स्ट्रॉन्ग फिजिक अच्छी हो जाए, तो ऑल इम्पोर्टेंट ट्रेड्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ हमें ये सिखाते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट अच्छे से कर लेना। अब उसके बाद अगला वाला है जो है, हाँ ये अगला लास्ट है और अगला भी है, लास्ट भी है, डिसिप्लिन के बारे में है। तो मैं आपको बता दूं डिसिप्लिन ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। इसका पहला पॉइंट टाइटल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नेसेसरी इन लाइफ, वेरी, ठीक है। अभी जैसे यहाँ लिखा है वेरी कंडीशंस, यहाँ COND का मतलब कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस, लाइफ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जो आपसे ऊपर है, बड़ा है। इट हेल्प अस टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड रिस्ट्रेन अस फ्रॉम द मिसिंग आर लिबर्टी, हमारी आज़ादी नहीं जा पाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब डिसिप्लिन के फ़ायदे लिखे हुए हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से ये वीडियो पूरा हुआ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे करके जाने हैं, बहुत अच्छे से करके जाने हैं, सारे वीडियो देख के जाने हैं, और इनको एक बार लिख के भी देख लेना ताकि कर सको। और ज़रूरी नहीं कि आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखो, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट पूरी लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। मिसिंग अवर लिबर्टी, अगर जैसे लिखा है डिसिप्लिन हेल्प अस टू सेफ गार्ड अवर इंटरेस्ट, ये हमारे रुचि को, इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं, रक्षा करते हैं। रेस्ट्रेन अस फ्रॉम द मिसिंग अवर लिबर्टी, हमारी आज़ादी खोने से बचाते हैं, ठीक है।